हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी स्टूडेंट। मैं अभी आपको 9th क्लास भूगोल का चैप्टर 4 बता रहा हूँ, जलवायु। इससे पहले मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यदि आप वो नहीं देखे तो पहले उसको देख लेना, उसके बाद जो है इसको देखना। अब इस वीडियो में मैं आपको 7 से 8 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछा गया क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बेस पे पेज बाय पेज मैं बना रहा हूँ। वो पहले मैं आपको कह चुका हूँ। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे इस चैप्टर से, कहीं से भी क्वेश्चन ना आवे। इसका 8वां क्वेश्चन है, भारत में मानसूनी वर्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको मानसूनी वर्षा की विशेषता बताने हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा पलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ। क्योंकि उनके जहाज पवन की प्रवाह की दिशा पर निर्भर थी, इसलिए वो जब भी भारत में प्रवेश करते थे, खास करके अरब सागर के लोग, तो वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन उसका नाम दिए थे। वो जो मानसून आपको जो है सो व्यापार करने में अरब वासियों को मदद किया, इसलिए इसका नाम भी वो रख दिए उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच ही रहता है। यह पाया गया कि दक्षिणी महासागर के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। यह भी मानसून की एक विशेषता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह मानसून का प्रभाव कहां से कहां तक रहता है, 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच ही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे, सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। कभी भी हवा जो चलती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत भी हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। लेकिन मानसून कभी भी चलेगा तो जहां पे उच्च दाब होगा और जहां पे निम्न दाब होगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही चलेगा। और जब वो समुद्र की ओर से चलेगा तो अपने साथ नमी लेके चलेगा और निम्न दाब के क्षेत्र में जो है सो भारी वर्षा करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि दाब की अवस्था में इस नियतकालीन परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से भी जाना जाता है। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा ताहिती प्रशांत महासागर के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अर्थात दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिण दोलन का नाम से जाना जाता है। जहां पे भी दाब कम होगा, निम्न दाब होगा, वहां पे उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही मानसून चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा कि औसत से कम विलंब से आने वाला मानसून। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है, जबकि पेरू ठंडी जलधारा है। 1 नंबर में क्वेश्चन वैसे भी पूछ देता है कि एल नीनो जो आपको चक्रवात है, ये गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा है। तो एल नीनो एक गर्म जलधारा है, जबकि पेरू एक ठंडी जलधारा है। तो ये 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को एनसो अर्थात एल नीनो दक्षिणी दोलन भी कहा जाता है। इस प्रकार मानसूनी वर्षा की विशेषता यदि आपको लिखना हो तो सबसे पहला विशेषता आप लिखेंगे, जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन जो व्यापार करने में मदद पहुंचाती थी और पवन की दिशा या पवन के प्रवाह पे निर्भर करता था उन लोगों का व्यापार,
उसे कहा गया उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। ये एक मानसून की एक विशेषता हुई कि ये व्यापार करने में अरब वासियों को सहायता प्रदान करता था। उसके बाद दूसरा है कि मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है और यह भी जो है सो मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है और हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। और हवा जो है, इसका मतलब है दक्षिण प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर चलेगी, क्योंकि हवा की विशेषता है, मानसून की विशेषता है, ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। उसके बाद दाब की अवस्था भी मानसून को प्रभावित करता है। जहाँ पे दाब कम होगा वहाँ पे उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो है सो पवन चलेगी और इस प्रकार वहाँ पे भारी वर्षा करेगी। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक होगा तो इसका अर्थ होता है औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। एल नीनो के बारे में कहा गया कि ये गर्म जलधारा है, जबकि पेरू एक ठंडी जलधारा है और ये प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू के तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से ही है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का जवाब जो है इतना पॉइंट आप लिख देंगे तो ये काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का क्या तात्पर्य है? व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो आप आंसर लिखेंगे, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। अर्थात ये विषुवतीय अक्षांश जो होती है वहाँ निम्न दाब के क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसे ITCZ भी जो है सो कहा जाता है। यहाँ पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। यह अभिसरण इलाका विषुवत वृत्त के लगभग समांतर होता है। सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता जाता है। इस प्रकार जो है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब में ये यदि आप 4 पॉइंट लिख दिए तो ये काफ़ी है कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का क्या तात्पर्य है या उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की विशेषता। तो सबसे पहला देंगे कि ये जो है सो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब के क्षेत्र होता है और यहाँ पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। यह अभिसरण इलाका विषुवत वृत्त के लगभग समांतर होता है। सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर धीरे धीरे खिसकता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, भारतीय मानसून के संदर्भ में प्रस्फोट शब्द की व्याख्या कीजिए। ये मैं पहले भी आपको बताया था कि मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है और इसके आगमन के समय सामान्यतः वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहता है और इसी को मानसून प्रस्फोट या मानसून का फटना कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से भी पृथक किया जा सकता है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में आपस में मिल जाती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तथा मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाती है और यहाँ पे जोरों की बारिश होती है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के बाकी हिस्सों में भी पहुंच जाती है। इस प्रकार जो है सो आप इस क्वेश्चन का जो है सो जवाब इतना पॉइंट लिख दिए तो ये काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का तापमान एक जगह से दूसरी जगह क्यों परिवर्तित होता रहता है? तो भारत का तापमान एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित होने का सबसे पहला कारण आप लिखेंगे कि भारत का सबसे उत्तरी भाग ऊंचे हिमालय से घिरा है
ऊंचाई के कारण इस क्षेत्र में पूरे साल न्यूनतम तापमान रहता है, जिसके कारण भारत का तापमान एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित होता रहता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि उत्तरी मैदान में काफी तापमान वाला मौसम होता है, क्योंकि यह समुद्र से काफी दूर पर स्थित होता है, इसीलिए भारत का तापमान एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित होता रहता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रवाह के कारण तापमान कम होता है। और इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन का जवाब, यदि आप इतना पॉइंट लिख दिए तो काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसूनी जलवायु क्यों पाई जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में मानसूनी जलवायु क्यों पाई जाती है। तो भारत की जलवायु पर मानसूनी हवाओं का शक्तिशाली प्रभाव है और यह हवा 20 डिग्री उत्तरी से लेकर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चलती है। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी हवा का प्रवाह हिमालय द्वारा निर्देशित होता है, जिसके कारण संपूर्ण उपमहाद्वीप इस हवा के प्रभाव के अंतर्गत आ जाता है। यह हवा जून से सितंबर के बीच 75% से 90% वार्षिक वर्षा के लिए जवाबदेह होता है। यह वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून, लौटते मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून से प्रभावित होता है। इसलिए भारत में जो मानसूनी जलवायु पाई जाती है, क्योंकि भारत में मानसूनी जलवायु पाए जाने का कारण है क्योंकि सबसे पहले हम आपको पॉइंट बोले हैं कि जो भारत की जलवायु पर मानसूनी हवाओं का शक्तिशाली प्रभाव होता है और यह हवा 20 डिग्री उत्तर से लेकर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इसीलिए भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं जो हिमालय की बात कहे कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी हवा का प्रवाह हिमालय द्वारा निर्देशित होता है, जिसके कारण संपूर्ण उपमहाद्वीपीय इस हवा के प्रभाव के कारण अंतर्गत में आ जाता है और इसलिए भारत की जो जलवायु होती है वो मानसूनी जलवायु होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, लू एवं पश्चिमी विक्षोभ में क्या अंतर है। तो लू के बारे में आप पहले भी जानते होंगे कि लू जो है सो एक धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है और बहुत तेज पवनें होती है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ के बारे में कहा जाता है कि भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात जो शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में आते हैं, इसे ही पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। लू के बारे में फिर से आप पॉइंट लिखेंगे कि यह दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चलती है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ ये हवाएं जनवरी के माह में उत्तर और उत्तर पश्चिमी इलाकों में प्रभावित होती है। लू में आप लिखेंगे कि इस हवा से सीधे संपर्क में आना घातक भी हो सकता है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ में आप लिखेंगे कि उत्तर पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। लू में आप लिखेंगे कि उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान धूल भरी आंधियों का आना सामान्य बात होती है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ में ये सर्दियों के दौरान उत्तर पश्चिमी भागों में अचानक वर्षा और हिमपात का कारण बनता है। ये धूल भरी आंधी का कारण बनता है, जबकि ये आपको हिमपात का कारण बनता है और वर्षा का कारण बनता है। लू में आप लिखेंगे कि ये आंधियां अस्थायी रूप से आरामदायक होती है, क्योंकि ये तापमान को कम करती है तथा अपने साथ ठंडी हवा एवं हल्की वर्षा लाती है। पश्चिमी विक्षोभ में लिखेंगे पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली वर्षा को उत्तर पश्चिमी भाग में महावट कहते हैं। इसकी मात्रा कम होती है, लेकिन यह रबी की फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार लू और पश्चिमी विक्षोभ में अंतर यदि करना हो तो सबसे पहले लू के बारे में आप लिखेंगे कि ये तेज हवा होती है, झोंकदार हवा होती है, धूल भरी हवा होती है, गर्म और शुष्क हवा होती है। जबकि पश्चिमी विक्षोभ के बारे में लिखेंगे कि ये भूमध्य सागर से उठने वाली चक्रवात होती है, जो शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में आती है। इतना पॉइंट आप लिख दिए तो ये काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताया हूँ कि काल बैसाखी, आम्र वर्षा, लू को परिभाषित कीजिए। काल बैसाखी, आम्र वर्षा और लू को परिभाषित कीजिए। तो काल बैसाखी,
तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होता है, बर्फ वाली वर्षा भी होती है। तो काल बैसाखी का मतलब ही है कि जो पश्चिम बंगाल में तीव्र हवा के साथ गरजने वाली मूसलाधार जो वर्षा होती है उसी को जो है सो कहा जाता है काल बैसाखी। क्योंकि ये बैसाख के महीने में आती है इसलिए इसका नाम भी रख दिया गया काल बैसाखी। ये पश्चिम बंगाल की हवा है जो गरजते हुए आती है, मूसलाधार वर्षा होती है। लू में आप आंसर बोल सकते हैं, इससे पहले भी मैं लू के बारे में डिफाइन किया था कि ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है जो कि दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है और इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। आम्र वर्षा में आप लिखेंगे कि ग्रीष्म वर्षा के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है। कहाँ पे? केरल और कर्नाटक में पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है और इसके कारण आम जल्दी पक जाता है, इसलिए इसे आम्र वर्षा भी कहा गया है। इस प्रकार जो है सो काल बैसाखी, लू और आम वर्षा के बारे में आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून वरदान के साथ साथ विनाशक भी है, व्याख्या कीजिए। तो मानसून वरदान के साथ साथ विनाशक भी है। इसका कारण यह है कि मानसून को उसकी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है कि मानसून कभी वर्षा लेकर आ सकती है, कभी गर्मी लेके आ सकती है, इसीलिए अनिश्चितता होती है, इसलिए इसे विनाशक भी कहा जाता है और वरदान भी कहा जाता है। संपूर्ण भारतीय मानव जीवन कृषि चक्र मानसूनी लय के चारों ओर घूमता है। यदि मानसून आ गया तो वरदान साबित हो गया, नहीं आया तो विनाशक हो जाता है। यह एक हिस्से में बाढ़ का कारण भी बनता है, उसी समय यह किसी दूसरे भाग में सूखा का कारण भी बन जाता है। तो ये विनाशक का जो है सो कारण बन गया कि यह एक हिस्से में बाढ़ का कारण बन गया, दूसरे हिस्से में सूखे का कारण बन गया। इसका आगमन एवं वापसी सामान्यतः अव्यवस्थित होता है, अर्थात कोई निश्चित समय नहीं होती कि इसकी आगमन कब होगी और वापसी कब होगी। इसलिए यह कभी कभी देश के कृषकों के कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है, अर्थात कृषि कार्यों को कभी बेहतर भी कर देता है, कभी अव्यवस्थित भी कर देता है। एक हिस्से में बाढ़ का कारण बन जाता है, दूसरे हिस्से में सूखा का कारण बन जाता है। पूरे भारतीय जो कृषक व्यवस्था है वो कृषि ये मानसून पर ही निर्भर है। यदि मानसून सही समय पर आ गया तो वो वरदान साबित हो जाता है, यदि सही समय पर नहीं आया तो वो अभिशाप हो जाता है या विनाशक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पीछे हटता मानसून की विशेषता का वर्णन कीजिए। पीछे हटते मानसून की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो पीछे हटता जो मानसून है यह अक्टूबर तथा नवंबर के महीनों में घटित होता है, अर्थात ये अक्टूबर और नवंबर में आती है। उत्तरी मैदान के ऊपर विकसित होने वाला मानसून गर्त या निम्न दाब गर्त कमजोर पड़ने लगता है तथा धीरे धीरे यह उच्च दाब तंत्र द्वारा विस्थापित हो जाता है, अर्थात जो उत्तरी मैदान होती है, निम्न दाब का क्षेत्र होता है, वहां धीरे धीरे उच्च दाब जो है सो आने लगता है। और आपको पहले भी बताया गया है कि कभी भी जो हवा चलती है, मानसून चलती है, ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है और उत्तरी मैदान में निम्न दाब का क्षेत्र आता है, ये धीरे धीरे उच्च दाब का क्षेत्र में बदलने लगता है, जिसके कारण अब वहां पे जो है सो नमी की मात्रा बढ़ जाएगी। दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं कमजोर पड़ जाती है, धीरे धीरे वापस लौटने लगती है। अक्टूबर नवंबर का महीना एक संक्रमण काल होता है जिसमें उष्ण वर्षा ऋतु की जगह शुष्क शीत परिस्थितियां लेती है। जहां पे उष्ण वर्षा होती है, गर्मी भरी वर्षा होती है, वहां पे अब शुष्क शीत परिस्थिति आ जाती है, अर्थात वहां पे शीत ऋतु आ गई।
मानसून की वापसी का संकेत स्वच्छ आकाश और तापमान में वृद्धि से मिलता है। यदि स्वच्छ आकाश रहे और तापमान में वृद्धि हो जाए तो आप समझ जाइए मानसून की वापसी हो गई। दिन का तापमान अधिक होता है तथा रात ठंडी और खुश मिजाज होती है। दिन के समय मौसम कुछ कुछ कष्टकारी हो जाता है, जिसे सामान्यतः आपको कहा जाता है अक्टूबर ताप के नाम से भी जाना जाता है, या उमस ताप भी इसका एक नाम है। उमस ताप के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात पीछे हटते मानसून के बारे में यदि आपसे पूछे या मानसून की वापसी यदि पूछे तो आप सबसे पहला पॉइंट आप देंगे कि यह अक्टूबर तथा नवंबर के महीने में घटित होता है, और उत्तरी मैदान जो आपको निम्न दाब का क्षेत्र आता है वो विस्थापित होकर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, और दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं कमजोर पड़ने लगती है, धीरे धीरे वापस लौटने लगती है। अक्टूबर नवंबर के महीना संक्रमण काल होता है, और इस कारण उष्ण वर्षा ऋतु की जगह शुष्क शीत परिस्थिति आ जाती है। मानसून की वापसी का संकेत मैं बता दिया आपको पहले भी कि स्वच्छ आकाश और तापमान में वृद्धि होता है। दिन का तापमान अधिक होता है, रात ठंडी होती है। दिन के समय मौसम कुछ कुछ कष्टकारी हो जाता है, जिसे अक्टूबर ताप के नाम से भी जाना जाता है, या आपको जो है सो उमस ताप भी कहते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो है सो जवाब आप लिखेंगे। लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में वर्षा का वितरण असमान क्यों है? तो भारत में वर्षा का वितरण असमान होने का बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि मानसूनी पवनें नियमित नहीं बल्कि स्पंदमान प्रकृति की होती है, अर्थात धीरे धीरे चलने वाली प्रकृति की होती है। मानसून लगभग कभी देर से तो कभी जल्दी हो जाती है। इस कारण भारत में वर्षा का वितरण असमान है। यानी आपका आंसर हो गया पहला कि मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती है, कभी देर से आती है, कभी जल्दी आ जाती है, जिसके कारण भारत में वर्षा का वितरण असमान होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भारतीय भौतिक स्वरूप में विविधता के फलस्वरूप कुछ भागों में ज्यादा वर्षा होती है तो दूसरे में कम। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आपकी ऊंचाई के कारण हिमालय में वर्षण हिम के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि नमी से युक्त पवने के रास्ते में जो क्षेत्र पहले आता है वहां ज्यादा वर्षा होता है, जो बाद में आते हैं वहां कम वर्षा होता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी तट तथा उत्तर पश्चिमी भारत अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा के रास्ते में क्रमशः आते हैं, इसलिए वहां 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान सबसे बाद में आती है, इसलिए यहाँ 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यह क्षेत्र जहाँ पवनों को अवरोधक के रूप में पर्वत नहीं है वहाँ बहुत कम वर्षा होती है, जैसे राजस्थान में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र में अधिक वर्षा नहीं होती, उदाहरण स्वरूप पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। मानसूनी पवनों से पूरे भारत में वर्षा नहीं होती है। भारत के पूर्वी तट पर दिसंबर और जनवरी महीनों के दौरान उत्तर पूर्व मानसून के कारण वर्षा होती है। जो आपको पहले बताया गया कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जब चलती है तो कुछ जो इसकी हवाएं होती है वो बंगाल के खाड़ी के ऊपर से निकलती है और कोरोमंडल तट से टकराती है, जिसके कारण भारत में एक ही राज्य ऐसा तमिलनाडु है जहां पे आपको जो है सो दिसंबर जनवरी में बहुत भारी वर्षा होती है। चक्रवात कई जगहों पर वर्षा को फैलाने में मदद करता है, जबकि दूसरी जगह बिना वर्षा की रह जाती है। तो इसलिए इतना पॉइंट आप लिख दिए कि भारत में जो है सो आपका आखिर वर्षा का रूप क्या है, क्यों जो है सो वर्षा जो है सो आपको नियमित नहीं होती है। इतना पॉइंट लिख दिए तो काफ़ी है। इस प्रकार ये क्वेश्चन भारत में वर्षा के वितरण को असमान को क्यों प्रभावित करता है,
तो इतना पॉइंट लिख देंगे तो काफ़ी है। इस प्रकार जो है सो इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैं आपको जो है सो बता दिया। इसका जो फैक्ट है एनसीईआरटी का, वो फैक्ट जो है सो मैं लेके जो है सो आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यदि ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। अब हम इस चैप्टर का फैक्ट लेके आऊँगा, जो आपको जलवायु, जो आपका जो चौथा चैप्टर है, इसका जो फैक्ट होती है कि आपका ग्लोब पे मैं दिखाऊंगा आपको कि विषुवत रेखा कहाँ पे है, कर्क रेखा कहाँ पे है, उसके बाद मकर रेखा कहाँ पे है, उसके बाद जो है सो आपको उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, उसके बाद उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, ये सारे के सारे मैं फैक्ट जो है सो आपको बताऊंगा कि भारत में आखिर वर्षा क्यों होती है। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये मैं एनसीईआरटी बेस पे बताऊंगा। लेकिन इतना क्वेश्चन सबसे पहले आप जो है सो 2 से 4 बार आपको सुनने हैं। इतने क्वेश्चन कर लिए तो आप, यदि आप फैक्ट नहीं भी देखेंगे फिर भी आपका काम चल जाएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।